1920, in the session of Indian National Congress held at Nagpur, a resolution was passed to start the non-cooperation movement all over India. तो देखो 1920 में एक सेशन यानी कि एक मीटिंग हुई थी नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और वहां पर एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। वो क्या था? नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट, यानी कि अब इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉपोरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल उनके अपोज जाएंगे, उनके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी वाज आस्क्ड टू लीड दिस मूवमेंट। ओके, तो महात्मा गांधी जी को कहा गया कि आप इस मूवमेंट को लीड करो, यानी कि इसके लीडर कौन रहो? आप रहो, आपके अंडर हम लोग सारी चीजें करेंगे। इट वाज डिसाइडेड टू बॉयकॉट ऑल स्कूल, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव बॉडीज, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस एंड इंपोर्टेड गुड। तो ये डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिशर्स के स्कूल को, कॉलेजेस को, लेजिस्लेटिव बॉडीज को, कोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट ऑफिस को भी, और इंपोर्टेड गुड को, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स का इंपोर्टेड गुड है, ये सारी चीजों को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे इंडियंस। इंडियन लोगों ने बहुत अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिखाया नॉन कॉपोरेटिव मूवमेंट पे, और उन लोगों ने भी बहुत सपोर्टिव वे में उन लोगों ने कॉपोरेट किया गांधी जी के साथ और बॉयकॉट किया था। ओके, स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। सेवरल हाईली एक्नॉलेज इंडियन लॉयर्स स्टॉप देयर प्रैक्टिस एंड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। बहुत से एक्नॉलेज यानी कि बहुत जाने जाने वाले, बहुत ज़्यादा फेमस लोगों ने भी, जो लॉयर्स थे, उन लोगों ने अपने काम धंधे छोड़े लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा दिया और इसमें पार्टिसिपेट किया था। अमंग देम वर, कौन कौन थे ये लॉयर्स? देखो हम लोगों को दिया गया है यहाँ पे, चितरंज दास, मोहितलाल नेहरू, M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचौली, विट्ठल भाई पटेल एंड राजगोपाल चारी। ओके, एट मैनी प्लेसेस इंपोर्टेड क्लोथ्स वर पब्लिकली बर्न। ओके, बहुत से जगह पे क्या हुआ था कि जो इंपोर्टेड गुड्स था, इंपोर्टेड क्लोथ्स था ब्रिटिशर्स का, उसको पब्लिकली जला दिया गया था। द फार्मर्स गेव ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी अपील फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फार्मर्स ने भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिस्पॉन्स दिखाया था, इतना एक्चुअली एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक से मिल रहा था गांधी जी को। द वर्किंग क्लास ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ऑन अ लार्ज स्केल। वर्किंग क्लास जो लोग थे वो लोग ने भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। A nationwide series of public strike was started। तो देखो पूरे नेशन में, पूरे कंट्री में क्या चल रहा था? पब्लिक स्ट्राइक चल रहा था। और ईयर 1921 में सिर्फ एक ईयर में 396 इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके थे। ठीक है, इंटेंस मतलब होता है इंसिडेंट। ओके, सो द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ऑर्गेनाइज्ड दिस स्ट्राइक्स एट सेवरल प्लेसेस। ये जो स्ट्राइक्स थे ये बहुत से प्लेसेस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने ऑर्गेनाइज किया था। चरखा, द इंडियन स्पिनिंग व्हील बिकम द सिंबल ऑफ स्वराज्य एंड स्वदेशी बिकम अ हाउस होल्ड टर्म इन इंडिया। तो देखो चरखा जो होता है, आप लोग इंडियंस हो, हम लोग इंडियंस है, हम लोगों को चरखा मतलब तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, जो व्हील होता है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील, उसको चरखा बोलते हैं। तो वो सिंबल बन गया था स्वराज्य का एंड स्वदेशी। घर घर में ये बात चल रही थी किसकी? स्वदेशी की। ओके, स्वदेशी मतलब कि खाली इंडियंस का ही यूज करेंगे, गुड्स इंडियन का ही प्रोडक्ट इंडिया में यूज होगा, और ब्रिटिशर्स को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लिव्ड हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। तो देखो ब्रिटिशर्स ने अब इतना कुछ हो रहा था तो और परेशान करने को क्या कर दिया कि हैवी टैक्स लगा दिया था सॉल्ट पे। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तो हम हर किसी को अपने घर में चाहिए। ओके, इसीलिए वो लोगों ने जानबूझ के ऐसी चीज पिकअप की कि क्या करें और इंडियंस परेशान हो जाए। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया था कि सॉल्ट पे बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा दिया था। एंड असेंशियल कमोडिटी इन डेली लाइफ, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत क्या है? असेंशियल है, हर किसी को चाहिए ही होता है। महात्मा गांधी डिक्लेयर सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस टैक्स। तो महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि अब हम लोग क्या करेंगे? इस टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह से, यानी कि नॉन वायलेंस से। ऑन द डे ऑफ, देखो 12 मार्च 1930 में क्या किया था गांधी जी ने? उनके जो आश्रम था, ठीक है, उनका आश्रम कहाँ पर था? अहमदाबाद में था। ठीक है, तो उन्होंने अहमदाबाद से लेकर गुजरात तक क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था, मार्च किया था अगेंस्ट दिस टैक्स। ओके, ऑन 6 अप्रैल ऑन द सी कोस्ट ऑफ दंडी। तो देखो 16 अप्रैल को जो दंडी का सी कोस्ट था वहां पर गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को रूल तोड़ा ऑफ टेकन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम देयर। तो गांधी जी ने देखो ऐसा नहीं था कि सिर्फ टैक्स पे ज्यादा लगा दिया था, सॉल्ट पे ज्यादा टैक्स लगा दिया था, बल्कि इंडियंस को वहां से कलेक्ट करना भी रिस्ट्रिक्टेड था। ठीक है, सॉल्ट कलेक्ट करना या फिर सॉल्ट प्रोड्यूस करना भी रिस्ट्रिक्टेड था, या फिर सेल्फ सेल भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन बेचेगा? ब्रिटिशर्स ही बेचेंगे। ना कलेक्ट कर सकते हैं इंडियंस, ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ऊपर से बेचेगा सिर्फ और सिर्फ कौन? ब्रिटिश। ऊपर से क्या होगा?
बहुत ज़्यादा हाई टैक्स था। तो गांधी जी ने उन लोगों का रूल तोड़ा था और जो सी कोस्ट था दंडी का, वहाँ पर जाके हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर के वहाँ से सॉल्ट लिया था। ओके, तो उन्होंने इस तरह से बॉयकॉट किया था, ठीक है, इस एक्ट को। ओके, सो नाउ 6.8 आज़ाद हिंद सेना। इन द ईयर 1939 हिटलर पुश यूरोप इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तो देखो 1939 में हिटलर की वजह से यूरोप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पड़ गया था। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट द कंसर्न ऑफ इट्स इंडियन सब्जेक्ट डिसाइड टू इन्वॉल्व इंडिया एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट कंट्री इन दिस वॉर। तो देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पे, लेकिन वो लोग क्या चाहते थे कि इंडियंस के लोगों ने कंसर्न भी नहीं लिया, बिना इंडियंस की परवाह किए बिना वो लोगों ने खुद में डिसाइड कर लिया था कि हम क्या करेंगे, इंडिया को भी पार्टिसिपेंट कंट्री बनाएंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड का। ओके, लेकिन इंडियंस को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। वो लोग क्यों पढ़े, हमारा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जबरदस्ती से क्या चाहा था कि क्या करे, इंडिया को इन्वॉल्व करे उसमें, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो महात्मा गांधी और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे ये सारे अगेंस्ट थे इस डिसीजन के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। इन दिस वॉर जापान डिसाइड टू फाइट एज जर्मनी अलाइड नेशन। तो देखो ये वॉर में जापान जो था वो जर्मनी के साथ था, ठीक है। जापान कंक्यूर्ड द रीजन्स अंडर ब्रिटिश रूल इन साउथ ईस्ट एशिया। और जापान ने क्या किया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया का रूल था ब्रिटिशर्स का जो जो जगह पे, वो सबको क्या किया था, रीजन को कैप्चर कर लिया था। मैनी इंडियन सोल्जर इन दिस ब्रिटिश आर्मी वर टेकन कैप्टिव बाय द जापानीज आर्मी। तो बहुत से इंडियंस यहाँ पर जो थे उनको कैप्टिव यानी कि उनको जेल में डाल दिया गया था, उनको कैद कर लिया गया था, जापानीज लोगों ने किया था ये। राज बिहारी बोस बिल्ड आजाद हिंद सेना बाय रिक्रूटिंग दिस इंडियन सोल्जर एंड लेटर इट वॉज रीऑर्गेनाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो देखो राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद सेना बनाई थी इन्होंने, और इस राज बिहारी बोस ने आजाद हिंद सेना बनाई थी। ओके, और इस सेना में कौन कौन थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और ये जो था आजाद हिंद सेना बाद में ये किसके पास चला गया, इसका इंचार्ज कौन बन गया था, सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो इन 1943 सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश आजाद हिंद सरकार इन सिंगापुर। तो देखो आजाद हिंद सेना तो था ही, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने एक और चीज बनाई थी, वो क्या थी, आजाद हिंद सरकार। कहां पर, सिंगापुर में। एट द एंड ऑफ 1943 ही हैड ऑलरेडी कॉन्क्वर्ड अंडमान एंड निकोबार। तो देखो 1943 खत्म होने से पहले ही उन्होंने क्या किया था, ऑलरेडी उन्होंने कॉन्क्वर कर लिया था, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था अंडमान एंड निकोबार। ओके, निकोबार। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई शैल गिव यू इंडिपेंडेंस। दिस स्पीच बाय हिम टर्न इनटू द की स्लोगन अमंग इंडियंस। तो देखो उनका ये जो स्लोगन था क्या था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक की स्लोगन, एक स्पिरिट जग जाती थी इंडियंस में। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट हो गए थे और उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर ली थी कि हम तुम्हें खून देंगे, तुम हमें क्या दो, आज़ादी दो। ओके, इन 1944 ही हैड कॉन्क्वर्ड द Arakan provinces and the British outposts on the east border of Assam। तो देखो इन 1944 में उन्होंने क्या कर लिया था, कॉन्क्योर कर लिया था अराकन प्रोविंसेस को, ठीक है। ये रीजन होता है, प्रोविंसेस मतलब क्या होता है, रीजन। ओके, सो अराकन को उन्होंने कॉन्क्योर कर लिया था और ब्रिटिश आउटपोस्ट यानी कि जो ब्रिटिश कैंप था ईस्ट बॉर्डर पे ऑफ आसाम के, उसको भी क्या कर लिया था, कॉन्क्योर कर लिया था। ओके, द सोल्जर ऑफ आजाद हिंद सेना केप्ट फाइटिंग इन एडवर्स कंडीशन। जो एडवर्स कंडीशन यानी कि बहुत डिफिकल्टीज में, बहुत बुरे हालातों में भी उन लोगों, जो सेना के जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने हार नहीं मानी, बल्कि वो लोग फाइट करते ही रहे। दे कुड नॉट रीच एंड कैप्चर इम्फल, लेकिन वो लोग ने कैप्चर नहीं कर पाए थे इम्फल। ओके, इम्फल कहाँ है, इम्फल इंडिया में ही है। ओके, सो 6.9 क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन एट वर्ड दैट द ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया। तो देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि एक इंपॉर्टेंट, एक मेन जो काउंसिल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उन लोगों ने वर्धा में ये रिजोल्यूशन पास किया था कि ब्रिटिश शुड क्विट इंडिया। ओके, और ये रिजोल्यूशन का अप्रूव कहाँ पर होने वाला था, ये मुंबई में। ओके, सेशन एट मुंबई, मतलब कि मीटिंग होने वाली थी मुंबई में और वहां पर ये क्या होने वाला था, अप्रूव होने वाला था। On 7th August 1942, the session of Indian National Congress began on the Gwalior Tank Ground in Mumbai। तो देखो 7 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में ये मीटिंग शुरू हो गई थी। कहाँ पर है ये, ग्वालियर टैंक ग्राउंड मुंबई में। और मौलाना अब्दुल
कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि ये पूरा इन्हीं के अंडर में होता है, ये इधर के लीडर थे, ओके। इस सेशन के, सेशन मतलब भी मीटिंग ही होता है, ओके गाइस। सो ऑन 18 अगस्त इन दिस सेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया। तो देखो जवाहरलाल नेहरू ने बता दिया था लोगों को कि क्विट इंडिया हमारी ऐसी ऐसी हम चीज प्लान कर रहे हैं, और मेजोरिटी ऑफ पीपल ने क्या बोला कि यस ये होना ही चाहिए, ओके। इट वाज डिमांडेड दैट ब्रिटिश शुड इमीडिएटली लीव इंडिया, और ऐसा लोगों ने डिमांड किया कि ब्रिटिशर्स को अभी के अभी इमीडिएटली इंडिया छोड़ देना चाहिए। इन दिस सेशन इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट शुड बी टेकन फॉरवर्ड विद अ नॉन वायलेंस अप्रोच अंडर महात्मा गांधीज लीडरशिप, ठीक है। तो ये नॉन वायलेंस से होने वाला था ये क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसको कौन लीड करता? महात्मा गांधी जी, ओके। महात्मा गांधी अपील टू ऑल इंडियन सिंह, देखो महात्मा गांधी जी ने अपील किया सब इंडियंस को ये बोलकर, दिस मूवमेंट इज नॉट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ऑफ ऑल इंडियंस। ये मूवमेंट, ठीक है, क्विट मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है बल्कि हर एक इंडियन का है, ठीक है। एवरी इंडियन मैन एंड वुमन शुड नो इट their mind that there are free citizens from this and very movement and they should prepare themselves to fight। तो देखो अभी और इसी वक्त से हर आदमी को और हर औरत को ये सोच लेना है कि हम लोग क्या है, फ्री है, और अगर कोई डिनाई करता है कि नहीं तुम लोग हमारे क्या हो, अंडर हो, तुमको हमारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तो उससे फाइट करने के लिए भी क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये कौन बोल रहा था? गांधी जी, ओके। while emphasizing that, देखो उन्होंने ये भी बोला था, while emphasizing that it was going to be a very rigorous fight, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि हम लोग इस टाइम से फ्री है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों से होने वाली, डिफिकल्टीज से होने वाली है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, ओके। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द मंत्र डू और डाई। महात्मा गांधी जी ने बोला करो या मरो, डू और डाई। दिस शुड बी द ओथ टू विच वी कमिट आवरसेल्फ। ओथ यानी कि खुद में हम लोगों को कसम खानी है कि हम लोग करेंगे या फिर मरेंगे, इंडियंस को बोल रहे थे वो। प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस योरसेल्फ फॉर दिस ओथ, और देखो करेंगे या मरेंगे ये ओथ लेनी है, ये कसम खानी है, और अपने आप को प्रिपेयर रखने की जरूरत पड़ने पर हम लोग इसके लिए अपनी जान भी दे देंगे इस ओथ को पूरा करने के लिए। गांधी जी वर्ड क्रिएटेड अ न्यू स्पिरिट अमंग इंडियंस, और ये सारे जो वर्ड्स थे, सारे जो स्पीचेस थे गांधी जी के, इसकी वजह से एक स्पिरिट जाग गई थी इंडियंस में, ओके। The British government tried to crush the Quit India movement before it started। ब्रिटिशर्स तो है ही तेज, उन लोगों ने क्या चाहा कि ये जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ये शुरू होने से पहले ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखो बिफोर द डे ऑफ 9 अगस्त कुड सी सनलाइट ऑल प्रोमिनेंट लीडर, देखो 9 अगस्त आने से पहले ही जो प्रोमिनेंट यानी कि जो मेन लीडर्स थे जैसे कि गांधी जी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सारों को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ओके। द गवर्नमेंट पुट अ बैन ऑन पब्लिक गैदरिंग, देखो पब्लिक गैदरिंग भी नहीं होगी, पब्लिक स्पीचेस भी नहीं, रैलीज भी नहीं, प्रोटेस्टेशन भी नहीं। इट सील्ड ऑल ऑफिसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे जो ऑफिस थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसको क्या कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। द रेसिस्टेंस पुट बाय ऑल, देखो लेकिन ये जो सारी चीजें लोगों को अरेस्ट करना, जो लीडर्स है उनको सील कर देना, सब चीज पब्लिक गैदरिंग पे रोक देना, ये सब बहुत ज्यादा अपोज किया। जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे इंडिया में उन लोगों ने, ठीक है, एजेड लोगों ने भी किया, यंग लोगों ने भी किया, कहाँ के लोगों ने, विलेजेस लाइक चिमपुर, अश्ती, यवाली, महत, गरगोटी एक्सेट्रा, ये सारे लोगों ने, ये सारे जगह के लोगों ने अगेंस्ट इसके गए थे ब्रिटिशर्स के, और वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग ये नहीं होने देंगे। लाइक एकदम उन लोगों ने भी अपनी पूरी स्पिरिट दिखाई, जी जान लगाकर ब्रिटिशर्स से लड़े थे, क्योंकि लीडर्स तो जेल में, तो ये जो कॉमन पीपल थे वो भी पूरी अपनी जान लगा रहे थे, ओके। विथ स्ट्रीट फास्टनेस एंड करेज विल बी इंडीड बी रिमेंबर फॉर एवर। तो ये जो इन लोगों का स्ट्रीट फास्टनेस यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली और करेजियसली लोगों ने फाइट किया था, ये जिंदगी भर हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि कॉमन पीपल ने, लीडर्स जब जेल में तो भी कैसे फाइट किया था, कितने ब्रेवली करेज था उन लोगों का, जो वो हमेशा याद रखने वाला है, ओके। सो बाय द एंड ऑफ द 1942 दिस मूवमेंट सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल टूक अ डिफरेंट टर्न। तो ये देखो 1942 खत्म होने तक का जो ये मूवमेंट है इसको कॉमन पीपल बहुत ज्यादा सपोर्ट करने लगी थी, क्योंकि देखो लीडर्स तो कुछ 4-5 थे लेकिन कॉमन पीपल इतने सारे थे, इसीलिए ये जो मूवमेंट है उसका एक बहुत डिफरेंट और पॉजिटिव टर्न हो रहा था। इट्स लीडरशिप अज्यूम्ड, देखो इसकी जो लीडरशिप थी, इसके जो लीडर्स थे वो कौन बन गए थे, यंग सोशलिस्ट लीडर्स बन गए थे। वो कौन कौन थे, ठीक है, जयप्रकाश थे, ठीक है। देखो जो ये मूवमेंट हो रहा था इसके लीडर अब कौन बन गए थे, यंग सोशलिस्ट बन गए थे। जैसे कि इसमें कौन कौन थे लीडर्स, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव
Patwardhan, Aruna Asif Ali, SM Joshi, NG Gode were on the forefront among them leaders. तो ये जो सारे लोगों का नाम मेंशन किया, ये सबसे मेन लीडर्स थे, ओके, इस मूवमेंट के. Several revolutionary group were established in the country at local levels. देखो जो ऑफिस थे, ठीक है, वो सारे तो क्या हो गए, सील हो गए. तो अब लोगों ने क्या किया, लोकल लेवल पे, यानी कि हर अपने अपने एरियाज में क्या बना रहे थे, वो लोग अपनी ऑफिसेज बना रहे थे, अपने ग्रुप्स बना रहे थे और वहीं पे सारे प्लानिंग कर रहे थे. देखो ऐसा नेशनल लेवल पे नहीं, अब सब लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने एरियाज में कर रहे थे ये सारी चीजें, ओके. द ग्रुप्स लाइक आजाद दस्ता स्टैब्लिश बाय भाई कोटवाल, देखे यहाँ पर ये दिया है, ये आजाद दस्ता भी एक लोकल लेवल पे बना था. इसको किसने बनाया था, भाई कोटवाल ने, इन करजत तालुका में, ओके. लाल सेना इन नागपुर स्टैब्लिश बाय जनरल अवारी लेफ्ट नो अल्टरनेटिव्स फॉर द ब्रिटिश बट टू प्रे गॉड. तो देखो ये लाल सेना भी बनी थी नागपुर में, इसको किसने बनाया था, जनरल अवारी ने, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो लोग क्या करें, भगवान से प्रार्थना करें. लाइक उन लोगों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी इस चीज की वजह से, लाल सेना की वजह से, कि उन लोगों के पास बस एक रास्ता था कि क्या करो, गॉड से प्रे करो. इन मुंबई विठल जौहरिया, उषा मेहता एंड देयर कलीग्स स्टार्ट द ट्रांसमिशन सेंटर. तो देखो मुंबई में भी विठल जौहरिया एंड उषा मेहता ने और उनके कलीग्स ने, यानी कि उनके जो टीममेट्स थे, उन लोगों ने ट्रांसमिशन सेंटर बनाया था और उसका नाम क्या था, आजाद रेडियो, ओके. So, in 1942 in some parts of India people were successful in uprooting the British government. तो देखो 1942 में कुछ ऐसे जगह थे इंडिया में जहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, ब्रिटिशर्स को भगा दिया था, ओके. इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, देखो मिदनापुर बंगाल में, बलिया में, यूपी में है बलिया, ओके. एंड भागलपुर पूर्णिया, ये कहाँ है, बिहार में, नियर आजमगढ़. द ब्रिटिश ऑफिसर वाज फोर्स्ड टू लीव देयर ऑफिसेस. तो ये सारी जगह पे जो आजमगढ़ था, वहां पर जो ब्रिटिशर्स को ऑफिसर्स थे, उन लोगों को छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा वहां से. लोगों ने इतना परेशान कर दिया था उन लोगों को, ओके. पीपल टुक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट्स एट दिस प्लेसेस. तो ये जो गवर्नमेंट था लोगों का, ये किसके अंडर में आ गया, लोगों के, ठीक है, कॉमन पीपल का. क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल आर रिवोल्यूशनरी स्टैब्लिश प्रति सरकार पैरेलल गवर्नमेंट. तो जो इनकी फोटो दिख रही है, इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया था, कहाँ पर, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, सातारा का महाराष्ट्र में, ओके. ही विद द हेल्प ऑफ हिज एसोसिएट्स, वो उनके जो हेल्प, उनके एसोसिएट्स यानी कि उनके जो टीममेट्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने पुट एट द ब्रिटिश रिजाइम इन सातारा डिस्ट्रिक्ट. उनके जो एसोसिएट्स यानी कि उनके जो टीममेट्स थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रूल को सातारा डिस्ट्रिक्ट में एंड कर दिया था. एंड क्या बनाया था, पीपल्स गवर्नमेंट. दिस गवर्नमेंट टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते थे, लाइक कलेक्टिंग रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, पीपल्स गवर्नमेंट जो था, उनके अंडर में ये इनके सारे देखभाल कौन करता था, पीपल्स गवर्नमेंट, ओके. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी कौन मेंटेन करता था, यही लोग. सॉल्विंग द कोर्ट केसेस, पनिशिंग क्रिमिनल्स, ओके. इन दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकम वीक. देखो इस पीरियड में क्या हुआ, जो फाउंडेशन था ब्रिटिशर्स का, जो बेस था, वो ही बहुत ज्यादा वीक हो गया था, क्योंकि अब देखो नेशनल लेवल पे नहीं, छोटे छोटे गांव के हर लोग उन लोगों को तंग कर दिए थे, ओके. द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द इंडियन पीपल टू द ब्रिटिश रूल. तो देखो क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही देखने को मिला था, ये सारा अपोजिशन जो किया था लोगों ने स्ट्रांगली, ये सब किसकी वजह से हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से ही हो रहा था. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अवेयर दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रूल द इंडियन एनी लॉन्गर. तो देखो ब्रिटिशर्स को इतना सब कुछ देखने के बाद समझ तो गया ही था कि अब इंडियंस को रूल करना इतना आसान नहीं है, ओके. द एंड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज एविडेंट टू देम. जो ब्रिटिश एम्पायर हर जगह एंड हो रहा था, ये बहुत ज्यादा एविडेंट था कि अब ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है, ओके. The rebellion of the sailors of the British Indian Navy in 1946 added to the unrest against the British. तो देखो सेलर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स की जो शिप चलाते थे, उन लोगों ने भी बहुत उन लोगों को परेशान किया. वो जो देखो 1946 में उन लोगों के जो सेलर्स थे, यानी कि जो रेबेलियंस थे, रेबेलियंस यानी कि जो अपोज थे उन लोगों के, उन लोगों ने भी बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया इस मूवमेंट में, ओके. Thus when the possibility of India become a free nation had become evident. तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ था कि इंडिया एक फ्री नेशन बन जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था. मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिज पार्टी द मुस्लिम लीग बिगेन टू इंसिस्ट ऑन द सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम. तो देखो अभी इतना थोड़ा सही हो रहा था, लेकिन क्या किया मोहम्मद अली और उनके जो टीममेट्स थे, उन लोगों ने क्या बोलने लगे मुस्लिम लीग के, कि हमको मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए, ओके. देयर वर मैनी कम्युनल रियोट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. बहुत दंगे फसाद हो रहे थे कंट्री में हमारे, ओके. इट फाइनली रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है. तो क्या हुआ था, फाइनली दो पार्ट में बढ़ गया, पाकिस्तान एंड इंडिया में. कब, अगस्त, ठीक है, 1947.
History tells us that it was India, that nation that created an example for the world of fighting successfully against the British colonial rule. तो देखो हिस्ट्री ऐसे बताती है कि इंडियंस की वजह से ही लोगों को ये इंस्पिरेशन मिली, इंडियंस की वजह से ही लोगों को समझ में आया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं. वो लोग भले ही कितने पावरफुल हो, लेकिन सारी कंट्री एक साथ आए तो क्या हो सकते हैं, वो लोग वीक हो सकते हैं. ओके, इट गेव इंस्पिरेशन टू मैनी कंट्रीज हु वर सफरिंग अंडर द शेकल्स ऑफ कॉलोनियल रूल. तो देखो इंडियंस की वजह से बहुत सी कंट्रीज को इंस्पिरेशन मिला था, जो लोग जंजीरों में बंधे थे कॉलोनियल रूल के, उन लोगों को भी समझ में आया कि हम लोग भी ऐसे इंडियंस को कुछ फॉलो करके इंडियन से इंस्पिरेशन लेके फ्री हो सकते हैं. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ independent India came into implement on 26 जनवरी 1950. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ, 26 जनवरी 1950 को. और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो देखने का नजरिया था, उनकी वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को शेपिंग हुआ, मतलब एक बहुत अच्छी तरह से बन गया. जो भी उसमें कमियां थी वो पूरी हो गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से. द फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम वॉज फाउंडेड इंक्लूडेड, देखो जो फंडामेंटल वैल्यूज थी उसमें बहुत सी चीजें इंक्लूड हो गई. वो क्या क्या थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस. लिबर्टी यानी कि जिसको जो पहनना है, जो करना है वो करेगा. इक्वलिटी, ओके. फ्रेटर्निटी, भाईचारा रहेगा आपस में. और जस्टिस टू ऑल. ओके, दिस वैल्यूज हैव बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है. अभी आप लोगों को मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, सो देखो फर्स्ट चीज आप लोगों को मुझे ये बतानी है कि पहले तो रास बिहारी बोस ने बिल्ड किया था आज़ाद हिंद सेना, लेकिन वो बाद में किसके अंडर आ गया था, आप लोगों को उनका नाम बताना है जिसके अंडर में आ गया था. मेरी बात सुनो, फर्स्ट थिंग क्या थी कि पहले रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद सेना बनाई थी, देन उसके बाद वो किसके पास गया था, आप लोगों को मुझे ये बताना. ओके, कमेंट सेक्शन. एंड नेक्स्ट थिंग आप लोगों को ये बताना कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन था. ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन था. एंड लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमारी जो 2 स्कूल गर्ल्स थी जिन्होंने चार्ल्स बकलैंड को किल किया था, शूट किया था, तो वो 2 स्कूल गर्ल्स थी, आप लोगों को उन दोनों का नाम बताना. ओके, याद है ना, चार्ल्स बक को किल कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था 2 स्कूल गर्ल्स ने, तो उन लोगों को भी क्या हो गया था, जेल की सजा दे दी गई थी. तो वो जो दोनों स्कूल गर्ल्स थे आप लोगों को उसका नाम बताना. ओके, सो गाइज हम लोगों का फाइनली 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया. आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर दिस. ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.